नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विशेष कार्यक्रम है भारत की जय जय। जी हाँ, छोटे-छोटे प्रयासों से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी आहुति दे रहा है, अपने श्रम का दान कर रहा है, अपने बुद्धि और विवेक का दान कर रहा है। इसी प्रकार भारत सरकार का एक बहुआयामी योजना है ओडीओपी। जी हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस योजना के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में कई एफपीओस काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है सिद्धार्थनगर के। जी हाँ, बताना चाहेंगे सिद्धार्थनगर जिला इसलिए विशेष हो जाता है चूंकि सिद्धार्थनगर जिले के जो किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक सिंह जी हैं और ये बहुत ही उन्नतशील किसानों में गिने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना चलाई उसको बिल्कुल साकार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपके द्वारा काला नमक चालक जो कि सिद्धार्थनगर में ओडीओपी में आया है वह सिंगापुर तक यानी विदेशों तक जाता है। और आपको बता दें कि बहुत से किसानों को बड़े रोजगार दे रहे हैं एफपीओ के माध्यम से। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अभिषेक जी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक पढ़े लिखे किसान हैं, साथ ही आपने फार्मा सेक्टर में भी काम किया है और खिलाड़ी भी स्पोर्ट्समैन भी रहा है। और एक व्यक्ति जो स्पोर्ट्समैन रहा है, फार्मा सेक्टर में काम किया है, उसके बाद में उसने तय किया कि भारत की जय जय सिंगापुर तक पहुंचाएंगे और इसके लिए अभिषेक जी ने ओडीओपी में काम करना शुरू किया। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का जिला। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का जिला है, ये प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उनके मन में एक भाव था कि जो अति पिछड़े जिले हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, जहां पर 4 पॉइंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के और भी ऐसी कई चीजें थी जिसमें 5 मानकों पर उन्होंने ऐसे 112 जिले को तय किया था जिसमें पूरे अगर भारतवर्ष की चर्चा करें तो सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच सबसे अति पिछड़े जिले में आते थे। उसमें भी सिद्धार्थनगर काफी पिछड़ा जिला है जो कि नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। वहां पर अभिषेक जी जो कि एक किसान है और एक उन्नतशील किसान है जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ओडीओपी के कार्यक्रम के लिए सम्मानित भी किया गया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम आज बात करेंगे अभिषेक जी से कि आखिर उन्होंने इतने ग्रेट कैरियर था उनके पास, एक पढ़े लिखे युवा थे, वो एक स्पोर्ट्समैन थे, उसके बाद फार्मा सेक्टर में गए, फिर अचानक उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो एग्रीकल्चर की तरफ आए। अभिषेक जी, ऐसा क्यों लगा आपको जी, कि एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए? देखिए हमारा जो जिला है वो अति पिछड़े जिलों में से आकांक्षी जनपद में से ये आता है और इसमें सरकार की जो प्रयास इससे पहले तो कोई अच्छे से प्रयास नहीं करता था, बस कागजी कार्रवाई होती थी। रियलिटी व इस गवर्नमेंट में आने के बाद जो है जब ये नया-नया एक आया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ, काला नमक राइस यहाँ किसान जो करते हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट की योजना आई। तो पहले तो शुरू में कोई भी तैयार नहीं हुआ इस जिले में कि एक सीएफसी बनी है, गवर्नमेंट की एक प्लानिंग थी कि एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेगा जिसमें सारी उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक सुविधा उसमें मिलेगी। तो पहले तो लोग उसको एज़ ए फॉर ग्रांटेड लेते थे। मुझे ये लगा कि ये गवर्नमेंट की जो है एक अच्छी योजना है, इसका लाभ लिया जा सकता है। और हम चूँकि काला नमक से शुरू से जुड़े हुए थे, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कुछ अच्छा इनिशिएट हुआ। तो फिर हम लोगों ने कुछ एक एफपीओ बनाया जो सिद्धार्थनगर का हमारा पहला एफपीओ था, सिवान सिद्धार्थनगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये हम लोग 10 लोग मिलके शुरू किए थे इसको एफपीओ को। आज की डेट में 1024 फार्मर हमसे एसोसिएट हैं, जो कि काला नमक से लेके ये कोशिश ये रहती है कि हम लोग ऑर्गेनिक पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि काला नमक का जो अ, पौधा होता है वो बहुत बड़ा होता है, अप्रॉक्सिमेटली मान के चलिए कि 2 मीटर से भी बड़ा होता है। तो इसमें फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हाँ, देख-रेख की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन इसकी कीमत जो है पहले मिलती नहीं थी, तो हम लोगों ने संपर्क किया, कुछ आईआईएम के लोग थे, आईआईटीएन थे सिंगापुर में जो हमसे एसोसिएट थे। पहले उनको सैंपल दिया गया, फिर भगवान बुद्ध के इसको प्रसाद के रूप में वो करते थे। तो कहीं स न कहीं से दिमाग में आया कि इसकी मार्केटिंग अच्छी हो सकती है और ये हमारे पिछड़े जिले के लिए एक वरदान हो सकता है। तो
डिमांड शुरू में थोड़ा आया, फिर जब सिंगापुर से डिमांड आया तो एकाएक ये हुआ कि नहीं ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो पहले ही साल हम लोगों को 20 टन का ऑर्डर आया। वो हम लोग पूरा नहीं, शुरू में जब 2018-19 की बात मैं करूँ, तो उस समय हम लोग नहीं दे पा रहे थे। फिर 2020-21 से हम लोगों के पास में पर्याप्त काला नमक होने लगा, क्योंकि जो किसान से हम कहते थे कि भैया काला नमक लगाइए, तो वो कहते थे भैया देखो इसको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो हम बताया कि नहीं देखिए, मैं स्टाम्प पेपर पे 10 रुपए के साइन करके देता था कि मैं खरीदूंगा और इसको 60 रुपीज पर केजी में खरीदूंगा। किसानों में बड़ा जोश आया, शुरू में चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग करने लगे और स्थिति ये हुई कि धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ने लगा और आज स्थिति ये हो रही है कि हर एक जगह से डिमांड आ रहे हैं, लोकल में हो चाहे वाराणसी में हो, चाहे लखनऊ में हो, दिल्ली में हो, अदर स्टेट में हो। और अभी तो एक थोड़ी-सी हमें सरकार से भी ये सहयोग रहेगा कि इस समय एक्सपोर्ट इसका बैन हो चुका है, जो सिर्फ नॉन बासमती में हर एक चावल को बैन कर दिए हैं। लास्ट में हमारा अप्रैल में कंसाइनमेंट जो सिंगापुर गया था हम लोगों का, उसके बाद से कोई हम लोग सेल नहीं हुई, ना बाहर जा पाया है। लेकिन ये है कि ये बात हुई है और आश्वासन मिला है कि ये जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा, हमको एक अलग सेगमेंट देके। ये खेती एक ऐसी फ़ायदेमंद खेती है कि मेरा ये मतलब मेरे से एसोसिएट जो भी फार्मर हैं, उनकी इनकम निश्चित रूप से दूनी के लगभग में हुई है या उससे अधिक ही हुई है। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ, जो 1 एकड़ में हमको लगभग पहले 20 से 25 हज़ार रुपया मिलता था। 1 एकड़ में लगभग हमें 8 से 10 क्विंटल के बीच में होता है, जिसकी कीमत अगर हम देखते हैं तो 60 से 65 हज़ार रुपए हमें पर एकड़ मिल जाता है। पहले वही 23-24 हज़ार मिलता था, आज 60 से 70 के बीच में हम पहुँच रहे हैं। तो नो डाउट ये चीज़ें अच्छी हुई हैं और फ़ायदेमंद भी साबित हो रही हैं। अभिषेक जी एक प्रश्न है आपसे कि जब आपने एफपीओ की प्लानिंग करी, चूंकि पूरे अगर हम एक आंकड़ा देखते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास लगभग 700 एफपीओ की चर्चा करी गई है, लेकिन अगर मूलतः देखा जाए तो 700 में ये मान के चलिए 50 तो सिर्फ लखनऊ में एफपीओ है, लेकिन सारे एफपीओ आगे काम क्यों नहीं कर पाते हैं, कुछ ही एफपीओ ही क्यों आगे जाते हैं। और वो मैंने एक चीज और भी देखी है कि एफपीओ रजिस्ट्रेशन को लेकर अभी योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि हर जिले में हर ब्लॉक पर 10 एफपीओ होने चाहिए। तो क्या कहीं कोरम पूरा तो नहीं हो रहा है कि एफपीओ बना दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी चीज यह है कि जब एफपीओ बनाने जो वास्तव में अच्छी मंशा के साथ एफपीओ बनाना चाहता है, उसको काफी कठिनाइयां आती हैं सरकारी बाबुओं की तरफ से, अफसरों की तरफ से। तो क्या ऐसी स्थिति आपके साथ भी आई थी? और दूसरा कि इतने एफपीओ होने के बाद भी ज्यादा अच्छे एफपीओ काम क्यों नहीं कर पाते? वाह। 2 चीज़ें हैं, जैसे देखिए एफपीओ अपने आप में गवर्नमेंट का एक तो फैसिलिटीज मिल रहा है, हर एक चीज़ सुविधा भी दे रही है, लेकिन जैसे आपको इनिशियल फेज में सुविधा, अगर एक तो लोगों की कुछ लोगों की ये मंशा होती है कि मैं शुरू में मैं इसको फायदे में ले लूं, इसको शुरू में फायदा ये है कि सॉरी कट गया था बीच में। इसमें शुरू में ये होता है कि भैया मैं ये एफपीओ बना लूं, सरकारी सहायता ले लूं और बस ये काम ना करूं। तो इस तरह की जिसकी मंशा होगी वो निश्चित रूप से आगे का नहीं वो कर पाएगा। लेकिन जैसे आप गवर्नमेंट आपको थोड़ी सी फैसिलिटीज दे रही है, उस चीज को आप अपने पास से भी थोड़ा सा मेहनत करो, आप सबको साथ लेके चलो, तो निश्चित रूप से हमको नहीं लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीजें होंगी, निश्चित रूप से फायदेमंद होगी हर किसान के लिए। और अच्छा, अभिषेक जी मुझे हमारे तो ये व्यूअर्स देख रहे हैं। अब इस समय क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, अब उनकी इंटेंशन क्या हो रही है, हालांकि मैक्सिमम किसान ही इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें बिजनेसमैन भी जुड़ रहे हैं, जो कि ये होता है कि भैया मुझे फायदा मिल जाए, ये चीजों को अच्छा वो करेंगे, इस तरह से हो रही हैं चीजें। लेकिन जो अच्छे इंटेंशन से लॉन्ग टाइम के लिए आएंगे उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। जी अब अभिषेक जी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और वो आपकी तरह एक उन्नतशील किसान बनना चाहे अगर, तो क्या आप बता सकते हैं कि उन्हें एफपीओ बनाने की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत है और किस तरह की रणनीति को बनाए वो, माफ ताकि वो करिएगा, अच्छे। आवाज नहीं आ रही थी जी।
जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार अभिषेक सिंह एक बड़े किसान के रूप में स्थापित हुए एफपीओ के माध्यम से, तो वो ऐसे एफपीओ बनाने के लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए? किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए? कृपया ये बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? अभिषेक जी अपने आप को अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। अभिषेक जी, अब अभिषेक जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए अपने को आप। अभिषेक जी आवाज आ रही है? अपने को अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। हाँ, आप बताइए। हाँ, अब आ रही है। हाँ, जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अभिषेक सिंह जी की तरह ही अगर वो भी एफपीओ बनाना चाहें तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और किसी भी एफपीओ को चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, जैसे धैर्य, संयम, बहुत सी चीजें आपको अनुभव हुआ होगा। तो कृपया वो हमारे दर्शकों के सामने अपना अनुभव साझा करें और एफपीओ बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये भी बताएं। जी, देखिए, पहली तो ये रिक्वायरमेंट है कि आपको एक किसान होना चाहिए और कम से कम 10 किसान होने चाहिए, जो बेसिकली जो आपके उस व्यवसाय से, उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। जैसे सपोज दैट हमारे यहाँ काला नमक का है और महाराजगंज में आपका जैसे गोरखपुर में पाटरी का है, संत कबीर नगर में कुछ पीतल उतल का उसका वो है, गोरखपुर में टेराकोटा है। इसी तरह से उस व्यवसाय से जुड़े हुए होने चाहिए किसी एक पर्टिकुलर से। सपोज दैट आप किसी एग्रीकल्चर उसमें ओडीओपी में ना होके किसी भी सेक्टर में आप किसी भी कोई फार्मिंग का वो कर रहे हैं, पॉली हाउसिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें मिनिमम 10 फार्मर्स होने चाहिए और सारे उससे एसोसिएट होने चाहिए। उस जिले के 70% फार्मर होने चाहिए, अलग जिले के 30% भी कंसीडर किए जा सकते हैं। इसी तरह से वो है और इसको आपका एक रजिस्ट्रार के यहाँ से और उप जिलाधिकारी या तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि आप फार्मर हैं, आप इस व्यवसाय से, इस फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। तो आपका वो आरओसी में वो सेक्शन 25 में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो कि आपको एफपीओ के रूप में मान्यता मिल जाती है। फिर आप उसको एफपीओ को सपोर्ट करने के लिए शक्ति पोर्टल है और उत्तर प्रदेश सरकार की कई योजनाएं हैं, उससे आप एसोसिएट हो जाएंगे, जिससे आपका काम चलता रहेगा और जो भी बेनिफिट होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अच्छा, इसमें आपको कठिनाइयां क्या आई? जैसे आपने शुरू किया और एक सफल एफपीओ संचालक के रूप में, एक बड़े किसान के रूप में आप इस्टेब्लिश हो गए और आज 1024 किसान आपके साथ में हैं। तो शुरुआती दौर में क्या कठिनाइयां आई और कैसे इन कठिनाइयों को आपने समाधान निकाला? क्योंकि ये जानना व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है कि अभिषेक सिंह आज एक ऐसा नाम है सिद्धार्थनगर का जिसके लिए मुख्यमंत्री तारीफ करते हैं और जो सिंगापुर तक काला नमक चावल को भेजने का काम करता है। एक ऐसा किसान हमारे साथ है, तो वो अपने अनुभव को अगर साझा करेगा तो स्वाभाविक है कि बहुत से लोग इससे लाभान्वित होंगे। जी, बताइए अभिषेक जी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज के लिए, आप कोई भी काम करते हैं। शुरुआती दौर में सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरुआती दौर में ही आती हैं। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू शुरू में भी बहुत परेशानी होती है, लेकिन जब आपको चलाना आ जाता है तो आप हैंडल छोड़ के चलाते हैं। इसी तरह एफपीओस का भी है। इनिशियल स्टेज में कई तरह से लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारा क्या फायदा होता है, अभी क्या फायदा है, ये हर कोई चाहता है कि तुरंत हमें वो क्या मिलेगा। तो इसमें ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लगना पड़ेगा और अपना जो भी फोकस है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, उसके प्रति आपको डिवोटेड होना पड़ेगा कि इसको हमको आगे लेके चलना है। तभी चीजें जो हैं आगे बहुत अच्छी कर सकते हैं। नहीं तो शुरुआत बहुत लोग करते हैं लेकिन बाद में सफलता नहीं मिलती है तो वो ये बोलते हैं कि नहीं अच्छा नहीं है, ये नहीं है। मेन चीज आई एम अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर
अपनी जिम्मेदारी लीजिए और जी। अपने साथ लोगों को साथ लेके चलिए। अच्छा अभिषेक जी, आपके साथ जो किसान 1024 किसान हैं, तो इसमें हम किसानों की जो कैटेगरीज बनाई जाती है, उसमें ये होता है कि कुछ बड़े किसान होते हैं, सीमांत किसान होते हैं और छोटे किसान होते हैं। आपके साथ जो किसानों की टीम है 1024, इसमें अधिकांशतः किस तरह के किसान हैं? क्योंकि बार-बार तो एफपीओ को लेकर के जो नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री की थीम है और योगी आदित्यनाथ की, कि छोटे किसानों की आय आप लोग बढ़ाएंगे इसके माध्यम से। दूसरा, किस प्रकार के किसान है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि किसानों को कैसे आपने समझाया या कैसे उनको आपने एफपीओ से जोड़ने का बड़ा परिश्रम करा। किसान तो तुरंत बिदक जाता है, वो कहता है भैया अगर ऐसे करेंगे तो कैसे होगा। तो किसानों को कन्विंस करना एक सबसे टफ काम है जो मुझे लगता है। तो ये दो काम कि किस प्रकार के किसान आपकी एफपीओ से जुड़े हुए हैं और आपने उन्हें कैसे कन्विंस किया, इन दो बातों का जवाब दीजिए। देखिए इसमें एक तो पहले चीज आपका सवाल का ये है कि एक ड्यूरिंग एमबीए हम लोगों को बताई जाती थी, एबीसी एनालिसिस होती है कि आपके 10% जो किसान होंगे वो आपको 70% बिजनेस जी। देंगे। आपके बी कैटेगरी के होंगे वो 20% के राउंड अबाउट होंगे जो आपको 20% ही बिजनेस देंगे। और एक होते हैं सी कैटेगरी जिसमें 70% ही होते हैं जो आपके 10% ही बिजनेस के बराबर होते हैं। तो एक तो ये होती है, आपको उसमें कैटेगराइज करना होगा। और नो डाउट इसमें क्या हो रहा है कि जिसको प्रॉफिट मिलता है वो तो आपसे एक बड़ा खुश रहेगा, लेकिन चूंकि काला नमक बड़ा सेंसिटिव प्रोडक्ट होता है, अभी इस समय कटा नहीं, अब कटाई शुरू होने वाली है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि इस समय पूरे सीवान एरियाज में सारा सब कुछ खेत खाली हो गया है। सारे किसान अपने अपने खेत गेहूं की तैयारी कर रहे हैं। अभी काला नमक खड़ा है तो पता चलता है कि जानवरों की भी, नील गाय हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसको थोड़ा-सा केयर करना पड़ेगा, आपको 10 दिन का केयरिंग पीरियड होता है। वो आप केयर कर देंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा हो जाएगा। तो लेकिन जो हमारे किसान हैं, जो ए वाले हैं तो वो तो बहुत खुश रहेंगे। बी वाले हैं वो दुखी नहीं रहेंगे आपसे, खुशी रहेंगे। सी वाले थोड़े से आपसे नाराज भी रहेंगे कि अब भैया ये ऐसा नहीं फायदा हमको इससे, नहीं इसमें अच्छा वो है। तो वो चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा, तो सबको मिला के चलेंगे। तो थोड़ी-सी इनिशियल फेज में आपको खुद समझ में आने लगता है कि जब थोड़ा-सा आप आगे बढ़ते हैं, तो लोग आपसे जुड़ने चले जाते हैं कि नहीं भैया हमें भी, जैसे अभी कोई किसान आपका 25,000 का गल्ला बेचता था, वो जब 65,000 का बेच रहा है तो अगले के दिमाग में आएगा नहीं मैं भी एसोसिएट होऊँगा। तो उसको प्रॉफ़िट वहाँ दिखनी चाहिए और हर किसी को, जैसे हम तो इसको एज़ ए फार्मर शुरू किए थे, लेकिन एज़ ए बिज़नेसमैन भी इसको सोचते हैं कि नहीं ये ऐसी चीज़ है कि आपको मैं बताऊँ कि बौद्धिस्ट कंट्रीज़ आपका जैसे कंबोडिया है, वियतनाम है, आपका इधर जो है चाइना में भी आपके 20% के हैं और मालदीव में तो 99% तक बौद्धिस्ट हैं। इसको अगर वास्तव में अगर इसकी अच्छी से प्रमोशन हो जाए तो ये हाफ ट्रिलियन जो मोदी जी 5 ट्रिलियन की बात हो रही है, हाफ ट्रिलियन तो अकेले सिद्धार्थनगर या मेरे एरिया से ही जाने लगेगा। ये बहुत बड़ा वो हो अच्छा। सकता है। अच्छा जी। अभिषेक जी, एक प्रश्न और है कि एफपीओ का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो ये कहती है कि जब आपके पास तो किसानों का एक बड़ा समूह है, 1024 किसान है, तो ऐसा ही माना जी। जाता है कुछ बड़ी कंपनी जैसे इफ्को हो गई या मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है जो इनके इंस्ट्रूमेंट तैयार करती है किसानों के लिए, चाहे वो ट्रैक्टर हो या और चीजें। क्या कभी किसी बड़ी कंपनी से आपने निगोशिएशन किया इसके लिए? क्योंकि एफपीओ को तो काफी इस पे रिबेट मिलता है और वो सस्ते दाम पर यूरिया, डीएपी भी परचेज करते हैं, फिर वो किसानों को बाँटते हैं। तो क्या ऐसे भी एमओयू आपने साइन की सीमांश ने आपकी जो एफपीओ है? नहीं हमारे चूँकि अब हमसे तो नहीं साइन हुए हैं, लेकिन हमारे सिद्धार्थनगर में हमसे बाद के 10-15 एफपीओज़ और हैं। उन लोगों ने हुँ। साइन किया है, जैसे ट्रैक्टर के हुए, सुपर सीडर के हुए, इस तरह के वो होते हैं, उसमें 80% का ग्रांट गवर्नमेंट देती है। तो इस तरह से हुए हैं सिद्धार्थनगर में, हमारे यहाँ से नहीं हुआ। बेसिकली हम लोग फोकस है मार्केटिंग के लिए कि जो भी किसान हमारे यहाँ ले आए हम उसको एटलीस्ट परचेज कर सकें। इसके लिए हम लोग फोकस है कि अभी बाहर के मार्केटिंग पे, कि उसके लिए अभी हम लोगों ने अभिषेक एमओयू अभी
बाहर की कंपनी से, एक होम बुद्धा करके है, जैन होम करके सिंगापुर की कंपनी है, उससे हम लोगों का एमओयू साइन है कि वो हमारे एटलीस्ट 50 टन हर साल परचेज करेंगे। वो हो सकता है 1000 अच्छा टन भी हो जाए, टन भी हो जाए। तो इस तरह के एमओयू हमारे साइन है। इक्विपमेंट के लिए अभी हमने कोई साइन नहीं किया है इस तरह का। जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, फतेहपुर में जो यूपी का फतेहपुर है, वहां एक एफपीओ चलता है, उसने इस प्रकार का एक नेटवर्क डेवलप किया। और आप मतलब आपसे चूंकि उम्मीदें हैं इसलिए विषय रखा जा रहा है कि उस यूपी में फतेहपुर में जो एफपीओ था उसने अपनी खुद की ब्रांडिंग भी शुरू कर दी। जैसे मतलब आप जैसे काला नमक चावल को पैदा कर रहे हैं और उसके बाद में सिंगापुर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सब जगह, तो क्या भविष्य में ऐसी कोई प्लानिंग है कि जो काला नमक चावल है वो शिवांश ब्रांड भारत में भी दिखाई पड़े, लोगों के मतलब बड़े शॉपिंग मॉल पे दिखाई पड़े या किसी अच्छे जनरल स्टोर पे, ऐसा भी क्या प्लानिंग है आपकी? अभी ये प्लानिंग क्या है, हो सकता है जनवरी फरवरी तक ये शिवांश का खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च हो जाएगा हम लोगों का, और अच्छा मार्केटिंग भी करने लगेंगे हम लोग यहाँ के लिए। अभी तो हम लोग एक्सपोर्ट पे और बाहर के लिए फोकस थे, होलसेल मार्केटिंग में, होलसेल का जो हम लोग देते हैं, क्योंकि प्रमोशन में और इसमें थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो अभी हम लोग आप थोड़ा सा बजट नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन अब चूंकि इस स्थिति में हम लोग धीरे-धीरे आ रहे हैं कि हम लोग मिल के एक मार्केटिंग का भी काम किया जाए। तो इस तरह की प्लानिंग है, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक हम लोग मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। काला दूसरा नमक एक चीज राइस ये का। बताइए कि अभिषेक सिंह ने जब से एफपीओ बनाया है शिवांश, क्या वहां काला नमक चावल का रकबा बढ़ा आपके एफपीओ बनाने के बाद? सिर्फ ये पूछना है। जी, पहले बढ़ा? 2000 के सिद्धार्थनगर में होती थी जब मेरी एफपीओज नहीं थी, मतलब शुरू हुई जी। थी। और आज के डेट में सरकारी आंकड़ा है 15,000 हेक्टेयर काला नमक की खेती हो रही है। तो नो डाउट बढ़ा ही नहीं है, बल्कि 8 गुना हुआ है द्विवेदी जी। अच्छा, जी 8 गुना बढ़ा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कुल मिलाकर के। और जिस तरह आप काम कर रहे हैं, एक और प्रश्न उठता है कि जो आपके किसान हैं, क्या उनके लिए कुछ वेलफेयर में भी स्कीम चलाते हैं आप? जैसे कभी उनके लिए मेडिकल कैंप लगाना या कुछ और करना, ऐसा कुछ करते हैं क्या? नहीं, एक साल में एक बार का हम लोगों का ये प्लानिंग है कि इस तरह से किया जाए, लेकिन अभी हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस चीज़ में हो नहीं पा रही हैं। नेक्स्ट जी। ईयर तक इस तरह की कुछ प्लानिंग हम लोग करते हैं। अच्छा, मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा नहीं कुछ है अ हम लोग। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको अब तक क्या-क्या सुविधाएँ दी गई? जैसे डॉक्यूमेंटेशन तो वो तो आपका प्रोसेस है, आप करोगे ही, लेकिन गवर्नमेंट आपको बड़े लेवल पे, चूँकि आप तो एक्सपोर्टर हैं और एक बड़े एफपीओ संचालक हैं, और नरेंद्र मोदी और क्या नाम है योगी आदित्यनाथ दोनों के मंशा पर खरे उतर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो क्या उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर है उनका? जैसा कि वो कहते हैं कि हम वन सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट करेंगे, हम ऐसे लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे। तो क्या वो स्थिति दिखाई पड़ रही या फिर वही स्थिति है कि सारे लोग एक ही तरह के हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल ये स्थिति दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मैं बताऊँ, पहले तो किसान के पास में प्रोसेसिंग यूनिट तक नहीं थी। आज एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो सिद्धार्थनगर में खुल गया, जो कि जी, उत्तर प्रदेश के पहले ओडीओपी में पहला कॉमन ये जो फैसिलिटी हम सेंटर। हमारे जी, जी, वहाँ पे सारी सुविधाएँ ए टू जेड ग्रेडिंग से लेके, मतलब अगर किसान वहाँ पे अपना प्रोडक्ट ले आता है काला नमक राइस, तो उसमें शुरुआत से उसमें क्लीनिंग है, डिहस्किंग है, उसके बाद से जी, हस्किंग है, पॉलिशिंग है, ब्रीडिंग है, कॉर्टेक्स है, पैकेजिंग है, इवन एयर कंडीशन्ड वेयर हाउस की भी सुविधा गवर्नमेंट ने बना के हम लोगों को दी है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है गवर्नमेंट के स्तर से कि ये सपोर्ट हम लोगों को मिला है। जी। अभिषेक जी, अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि आने वाले समय में आप, जैसा कि आपको तो अब अनुभव हो गया होगा, जो आप ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, नॉन फर्टिलाइज़र काला नमक की, उसके लिए कैसे ये तय होता है कि ये नॉन फर्टिलाइज़र है और फर्टिलाइज़र है जिसका प्रमाणीकरण भी होता है? तो क्या इसमें क्या किया आप लोगों ने? देखिए,
भी इसमें हम लोगों के पास में प्रमाणीकरण का वो अभी कोई आया नहीं, क्योंकि इधर ईस्टर्न यूपी में कोई प्रमाणित संस्था नहीं है जो ये प्रमाणित कर सके, सर्टिफिकेट दे सके, क्योंकि काला नमक जी होता ही उसका मतलब स्वरूप ही है कि आप अगर उसमें खाद डाल देंगे या डाई डाल देंगे, यूरिया डाल देंगे तो वो गिर जाएगा, तो उसमें किसान को अच्छा वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब नेचर ही है कि आप इसमें खाद यूज ही नहीं कर पाएंगे। ये एक इसकी अच्छा विशेष, और इसकी एक विशेषता ये है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है, 48 का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो कि किसी भी राइस में इतना कम नहीं होता है। मतलब ये शुगर फ्री के कैटेगरी में आता है। अच्छा, ये जो बाजार में बिक रहे हैं काला नमक चावल, अभिषेक जी, अभिषेक जी आवाज आ रही? हेलो अभिषेक जी, लगता है कुछ तकनीकी कारणों से अभिषेक जी का संपर्क हमसे टूट गया है। हम बताना चाहेंगे कि अभिषेक जी एक बड़े थे उन्नतशील किसान हैं और शायद हमसे फिर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी आवाज आ रही? शायद कुछ समस्या अभिषेक जी और हम लोगों के बीच में, चूंकि वो ग्रामीण परिवेश में है और इस नाते कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। और आज हमारे साथ जो अभिषेक जी जुड़े इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत का एक ग्रामीण, एक पढ़ा लिखा युवा जो विभिन्न सेक्टर में काम किया, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया, वो जाता है सिद्धार्थनगर, अपने गांव की तरफ लौटता है, प्रोसेसिंग यूनिट डालता है और काला नमक चावल का निर्यात वो सिंगापुर तक करता है। भविष्य में उसकी योजनाएं लगभग पूरे एशिया महाद्वीप पे छाने की है। एक बड़े जोश के साथ 1024 किसानों को अपने साथ जोड़ करके भारत की जय जय करने के लिए आतुर है। ऐसे अभिषेक सिंह जी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और इसी प्रकार और हस्तियां हमसे जुड़ती रहेंगी। देखते रहिए आपकी खबर पर भारत की जय जय। जी हाँ, धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकॉन जरूर दबाइए।